हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसदीय समूह की। लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूं कि अभी बच्चों विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है जो कि टिल 10 मार्च तक होगा। जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वह संकल्प बैच, प्रहार बैच या प्रारंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अभी आप एप्लीकेशन पर जाकर हमारे डिस्काउंट में इसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि प्रारंभ बैच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 ईयर का हमारा प्रोग्राम है। जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए है बेसिकली। 26 को टारगेट करता हुआ ये बैच है हमारा, जो कि बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम में है बेसिकली ये, और अभी ये केवल 30,000 में है। तो साथ ही प्रहार बैच 2.0 देख लीजिएगा। आप जो भी बैचेस अभी परचेस करने टिल 10 मार्च तक आपको सभी के पास एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, आपको फाइनेंशियली काफी हेल्प करेगा। चलिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय संसदीय समूह की। पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज जो हम ये चैप्टर नंबर 25 करने जा रहे हैं, इस 25 चैप्टर के पहले हम कितने चैप्टर्स कर चुके हैं और कहां पर वह प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी भी कई बच्चों का मैसेज इधर उधर से आ जाता है कि मैम कब से स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। अरे भाई, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है ना। और इसके पहले हमने क्या किया था, जो आपका एनसीईआरटी 11-12 का स्पेशली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था 11-12 का एनसीईआरटी, तो हमने उससे पहले कवर किया। देन उसके बाद फिर हमने ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करी। तो देखो, जैसे कि हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। और इसके बाद से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संविधान का निर्माण, अवधारणा, विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति के निदेशक तत्व, संशोधन, मूल संरचना, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, इस तरीके से आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और संसदीय समितियां, है ना। लास्ट आपने संसदीय समितियां। और चूंकि आप सभी की इतनी ज्यादा डिमांड रही कि आपको जो है ये बैचेस बेसिकली थोड़े से कॉन्टिन्यूसली इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए, तो आप सभी इसके को प्रॉमिस किया था कि हाँ, हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे। और इसी वजह से आपको ये वाला जो पूरा वीक है ना, इस वीक में आपको एटलीस्ट 5 जो क्लासेस है वह इसकी दी जा रही हैं। और जैसे कि कल आपका संसदीय समितियां हो गया, है ना, आज आपका संसदीय समूह है। इसके बाद 7, 8, 9 आपको 3 और मिलेंगे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बात हमारा अगला टॉपिक होगा। उसके बाद फिर न्यायिक समीक्षक, न्यायिक सक्रियता। कोशिश करेंगे किस तरह के और भी पॉलिटी के स्पेशल वीक लेकर हम आए और आपका जो ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत है हम जल्दी से जल्दी कवर करें। एटलीस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो जरूर कवर हो जाए, है ना। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, डे 1 जब हमारी बात हुई थी कि हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, कि लगभग इसमें 90, आप ये समझिए कि लगभग 90 के आसपास चैप्टर्स हैं, है ना। लेकिन हम देखें कि इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, अगर आप यहाँ पे अगर आपका चैप्टर नंबर 42, जो कि चैप्टर नंबर 42 कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र तक है ना। तो यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद तो फिर आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं जो कि काफी जल्दी हो जाएंगे, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, है ना। बाकी आप सभी के लिए एक मैराथन सेशन लाया जा रहा है, जैसे कि उड़ान सीरीज का आप देख रहे हैं। उड़ान सीरीज का आप देखो कि अभी हाल ही में ज्योग्राफी भी हुआ है जे सर का, और इसके अलावा इसके पहले लोकेश सर आपको इकोनॉमी भी पढ़ा चुके हैं। तो वो सारी वीडियोस भी बच्चों इस पे अवेलेबल है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपने अब तक ज्योग्राफी और ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट जो है वह पॉलिटी का मिलने वाला है। मे बी इस वीक आप सभी को मिल जाएगा। तो पॉलिटी का एक मैराथन सेशन मिलेगा, है ना, वो रिकॉर्डेड होगा, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई हैं। बाकी इसके अलावा अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत हमने डिटेल में उसको पढ़ा, चूंकि इंपॉर्टेंट भी काफी है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम आगे। अब है हमारा चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो वीडियोस आपने नहीं देखी देख लेंगे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों कि आज चूंकि काफी बच्चों के लिए ये था कि कैसे जो है वह स्टार्टिंग करें, तो आज इवनिंग में हमारा 6 PM एटलीस्ट एक लाइव सेशन है, ठीक है। आप इसको जरूर ज्वाइन करें ताकि 2025 के लिए हम मिलकर एक स्ट्रैटेजी जो है वह डिस्कस करेंगे। आपके जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे 25 को टारगेट करना है, उन सभी चीजों की हम बात करेंगे, सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए और अब हम आगे चलते हैं। और आज का है आपका चैप्टर नंबर 25 और ये है आपके लिए टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। मंजू PW UPSC वाला, इसको भी आप सर्च कर लीजिए, यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासेस की PDF, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेल हो जाती हैं। चलिए, आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं
भारतीय संसदीय समूह की, अच्छा संसदीय समितियां हमने पढ़ लिया, अब संसदीय समूह आपका बचा हुआ है कि आखिर क्या होता है कि पार्लियामेंट्री ग्रुप्स टाइप के भी बने होते हैं और इस ग्रुप्स में सभी मेंबर होते हैं। और बेसिकली जब हम कोई ग्रुप, मान लीजिए हमने टीचर्स का ग्रुप बना लिया, तो वे टीचर क्या करेंगे कि वो डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम इनको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, हम इस तरीके के सेशंस दे सकते हैं, प्रीलिम्स आ रहा है तो हम प्रीलिम्स फोकस्ड होकर उड़ान सीरीज दे सकते हैं या फिर हम करंट अफेयर दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें बस ऐसे ही आप ये समझो कि जब पार्लियामेंट जो है वहां के जो सारे सांसद हैं, जो एमपीज हैं, जब वह सारे इकट्ठे होंगे सभी सांसद, तब वो आपस में डिस्कशन करेंगे कि यार ये समस्याएं हैं देश की, लोगों की ये समस्याएं हैं और हमें इन समस्याओं को सुलझाने में ये प्रॉब्लम है, हमें इसको कैसे दूर करना है। उस कोऑर्डिनेशन के लिए, उस कॉपरेशन के लिए इस तरह के जो ग्रुप्स है बेसिकली वह बनाए जाते हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना। जैसे कि हम आईपीयू की भी बात करेंगे। एंड व्हाट इज आईपीयू? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतर संसदीय संघ, ठीक है। आईपीयू अंतर संसदीय संघ, इसकी भी बात करेंगे कि जो बैठक है, जो संगोष्ठियां हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वह होती रहती हैं और इन सभी कॉन्फ्रेंसेस का यही रहता है कि पूरे विश्व भर में जो सांसद है वह आए, मिले, है ना, आप या फिर डिफिकल्टीज जो है वह बेसिकली शेयर करें और उसका हम एक सॉल्यूशन जो है वह निकालें। तो इस तरीके से हम आईपीयू की बात करेंगे कि लगभग अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 179 के आसपास इसमें मेंबर्स हैं, 179 जो देश है ना, इनके मेंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर आईपीजी की बात करेंगे, आईपीजी के बाद यहाँ पे आईपीयू की बात करेंगे। अच्छा, ये आईपीजी नहीं बल्कि आपका आईपीयू वाला है, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू। उसके बाद हम आईपीजी को राष्ट्रमंडल संसदीय जो संघ है उसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आज का हमारा। अच्छा, इसके पहले आप सभी को बता दूं, संसदीय समितियां जो लास्ट हमने पढ़ा, अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, कुछ स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट रूप से जैसे कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल ये कहता है, जैसे कि आर्टिकल 52 फॉर एग्जांपल कह रहा है कि देश के राष्ट्रपति होंगे, 80-81 में बात की गई है कि राज्यसभा लोकसभा होंगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं मिलता कि जिसमें यह लिखा है कि संसदीय समितियां होंगी वो ये कार्य करेंगी, बल्कि जैसे कि हम देखते हैं कुछ अन्य ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके द्वारा उनको जो शक्तियां हैं वह प्रदान की जाती हैं, बट डायरेक्टली रूप से उसका संविधान में जो वर्णन है वह नहीं मिलता, ठीक है। सो संसद के नियमों के अनुसार, संसद की प्रक्रिया और नियमन के अनुसार ही उनका जो संचालन है बेसिकली वह किया जाता है। संविधान में उनके गठन को लेके, कार्यों को लेके, इन सभी को लेके कोई विशेष प्रावधान जो है वह डायरेक्टली रूप से नहीं किया गया है। कुछ 2-3 बच्चों ने मैसेज किया था, इसलिए मैं आपको रिप्लाई कर रही हूं। अब देखो, मैं आपको मेंस का क्वेश्चन बताती हूँ। तो 2018 में बच्चों प्रश्न आया कि संसदीय समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं और प्राक्कलन समिति की भूमिका। चैप्टर से आप मेंस का आंसर लिख लोगे। अब इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि कई जगह से जोड़ते हुए आएगा, इसमें सीधा आपसे पूछा। सो डेफिनेटली संसदीय समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी होती हैं, तभी हम इसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। तभी हम इसको क्या कहते हैं? मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। और काफी सारे, एक से ज्यादा, मतलब जो सभी दलों की बात करें, पार्टीज की बात करें, उन सभी के मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं, तो प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। इसके अलावा संसदीय कार्यों की मदद, मतलब संसद की मदद ऐसे करते हैं कि संसद के पास जो समय है वह सीमित होता है। संसद के पास समय जो है वह कितना है? लिमिटेड है। और अगर बच्चों टाइम पीरियड, अगर टाइम आपके पास लिमिटेड है, तब ऐसे में क्या होगा कि आप अगर कानून कोई बनाना है, कोई लॉ मेकिंग करना है, तो वो जो लॉ मेकिंग है आप उसकी गहराई तक नहीं जाके कर पाओगे। ये जो लॉ मेकिंग वाला काम है अब आप कैसे करोगे? इसके लिए तो विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसके लिए सामान्य नॉलेज नहीं बल्कि विशेषज्ञता की जरूरत पड़ेगी कि ये लॉ है, इसको इफेक्ट करेगा, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो अब इसी कार्य के लिए हम क्या कर देते हैं? संसदीय समितियां बनाते हैं। संसदीय समितियां मतलब पैनल ऑफ एमपीज। संसदीय समितियां मतलब पैनल ऑफ एमपीज, ठीक है। और ऐसा ही एक पैनल है, दैट मींस प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होगा कि बजट में जो भी अनुमान दिए गए हैं, ठीक है, बजट में जो भी अनुमान दिए गए हैं, प्राक्कलन दैट मीन्स अनुमान होता है, तो बजट के उन अनुमानों को देखना। इसके अलावा जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कहाँ पे कार्यकुशलता हम अपना सकते हैं, ठीक है, कहाँ पर हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इस चीज को देखना।
कार्यकुशलता व सुधार को लेकर करना, कोशिश करना। तो ये सारे जो काम है वह प्राक्कलन की भूमिका है। आया समझ में? कब पहली बार गठन किया गया था? 1921 के आसपास इसकी स्थापना की बात की गई थी। पहली बार जो है वह जॉन मथाई ने सिफारिश करी थी, लेकिन गठन स्वतंत्रता के बाद देखे तो 1950 में पहली बार हुआ था। हाँ, और एक बात और कि अगर प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो बताओगे कि प्राक्कलन समिति में अगर 30 मेंबर्स होते हैं तो ये केवल और केवल लोकसभा के होते हैं। आया समझ में? जल्दी से बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। आप जब कमेंट करते हो उससे ही हमें पता चलता है कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है, या आपके कमेंट से ही हमने ये जो सीरीज है उसकी जो नंबर ऑफ वीडियोस हैं हमने उसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंट किया है। आगे भी अगर आप किस तरह से मैसेज और चीज़ें मिलती रहेंगी डेफिनेटली हम आपको वीडियोस थोड़ा सा फास्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो देखो 30 सदस्य होते हैं और ये कैसे होंगे? केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होगा। अब केवल लोकसभा के सदस्य होंगे तो अध्यक्ष कौन सा राज्यसभा के किसी सदस्य को बना देंगे, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा के सदस्यों में से ही जो अध्यक्ष है। तो सामान्यतः जो सत्ताधारी दल है सो उस सत्ताधारी दल का ही इसमें अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो बजट में अनुमान की जांच करना और कोई भी जो राशि है उसका प्रावधान प्राक्कलन समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहूं कि क्या सार्वजनिक उपक्रम समिति की बात, सार्वजनिक उपक्रम समितियों का प्राक्कलन का अनुमान ये लगाएगा? प्राक्कलन या अनुमान का आकलन ये करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए अलग से संसदीय समिति बनी हुई है ना। तो ये एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। आगे समझ में? तो जो आपने पढ़ा उससे मेंस का क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलो आप 2019 का प्रश्न देखते हैं। 2019 में क्या क्वेश्चन आया था? राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले, ये क्वेश्चन लिख लो इस क्वेश्चन को, अगर नोट्स बनाओगे लिख लो बच्चों, है ना। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वादवादियों की गुणवत्ता परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है। चर्चा कीजिए। तो अब देखो, हमने जाना था कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद है, सर्वोच्च विधायी अंग है, नीतियां बनाने के लिए टॉप पे वही है, टॉप अथॉरिटी है हमारे यहाँ। लेकिन कैसे जो सांसद हैं, जो एमपीज हैं, उनकी भूमिका कम हो रही है, आप उसके कई कारण लिख सकते हैं। चाहे आप भ्रष्टाचार लिखो, या उनकी उदासीनता लिखो, या उनके पास समय का अभाव लिखो, या उनके पास विशेषज्ञता का अभाव लिखो, है ना। या फिर ऐसे लोग जा रहे हैं जिन्हें लोग करने से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं संसद में या फिर राजनीति में आने के 2 नियम हैं। एक तो किसी भी तरीके से राजनीति में आ जाना, और ये जो कोई भी तरीका है ना वो ज्यादातर गलत तरीका ही होता है, या तो धन या तो बाहुबल, है ना, या तो धन या तो बाहुबल। इसलिए आप देखते हैं कि राजनीति में अपराधियों की साठगांठ भी होती है, और इसलिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी करता है कि कैसे जो राजनीति और अपराधी हैं उनके बीच की साठगांठ को तोड़ा जाए। क्यों कोशिश की जाती है? सुप्रीम कोर्ट कहता है, या फिर कई नीतियां, कई पॉलिसीज ऐसी बनाई गई कि अगर 2 वर्ष से ज्यादा का कारावास है आप चुनाव नहीं लड़ सकते, है ना। अगर आप ऐसे गंभीर अपराध में लिप्त हो तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कई प्रतिबंध ऐसे लगाए गए हैं ताकि राजनीति में अच्छे लोग आए। लेकिन संविधान कितना भी अच्छा हो, किसी भी देश का संविधान इस बात को तय बिल्कुल भी नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएंगे, है ना। तो यहां पर देखो, ये बातें आपको लिखनी है। हो सकता है इस बार जो आप प्रश्न देख लें 2024 में, उसमें सीधा सा प्रश्न जो है वह ये आ जाए कि जैसे कि आप देखेंगे कि महिलाओं की क्या भूमिका है। बिकॉज ऑफ 106 106वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 106वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? महिलाओं को 33% जो सीटें हैं वह आरक्षित कर दी गई लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में। हालांकि वो खैर बाद में, अभी आपको पता है जब अगला परिसीमन होगा, डेलिमिटेशन होगा, उसके बाद आएगा, लेकिन अभी उसमें समय है। लेकिन फिर भी प्रश्न तो आ गया ना प्रश्न। यूपीएससी हमेशा थोड़ा सा टाइम से एडवांस होती है। अभी जिस चीज की चर्चा ही हुई होगी वो बहुत विख्यात नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, उसका प्रश्न पूछ लिया। हर बार जब किसी चीज को लेकर पॉलिसी आई है, जब से उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, 5 साल पहले यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इतना ज्यादा देख रहे हैं, यूपीएससी 4-5 साल पहले क्वेश्चन पूछ चुका था। हमेशा यूपीएससी क्या करता है, वह ढूंढता है कि आखिर ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो कि अरे ये तो तकनीक अभी आई
है और वह ये जल्दी से सोच ले कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम के साथ आगे बढ़ना है। अब ये नहीं है कि 26 सवाल 27 वाले जो बच्चे हैं वो जाकर उस आंसर को लिखेंगे। यूपीएससी हाल फिलहाल में इस तरह का जो प्रश्न है, प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो खैर, अब हम आते हैं भारतीय संसदीय समूह पर। सो भारतीय संसदीय जो समूह है, भारतीय संसदीय समूह, भारतीय संसदीय समूह के महत्व से ये जो चैप्टर है वह स्टार्ट किया गया है, यानी आईपीजी है ना, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, आईपीजी। और इसमें दो विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं और ये कहते हैं, एक तो है एम.एन. कॉल और दूसरे है एस.एल. शक्धर। इन्होंने कहा, व्याख्या की संसदीय समूह की, कहा कि विभिन्न सांसदों के बीच में संबंधों की स्थापना और विकास राष्ट्रीय सांसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग है। तो जो सांसदों के बीच में जो संबंध, एक रिलेशन है बेसिकली, वह बने रहे, है ना, और उनके बीच में उनका विकास होता रहे, एक नियमित गतिविधियों का अंग है। लेकिन जो अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना संसदों के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाल ही में इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका कारण है एक वैश्विक वातावरण में। अच्छा देखो, आज के वैश्विक वातावरण में आप देखेंगे कि चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें, केवल इकोनॉमी थोड़ी जुड़ गई है ग्लोबलाइजेशन से। उस ग्लोबलाइजेशन के अलावा हमारी जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे राष्ट्र की जो नीतियां, पूरे विश्व की ये परस्परता निर्भरता हो गई है, डिपेंडेंसी हो गई है एक दूसरे पे। आपको ये नहीं कह सकता कि वो बहुत आत्मनिर्भर रहेगा तो वह कुछ चीजों से वंचित रह जाएगा। तो यहां पर क्या है कि संसदीय समूहों में अगर हम देखेंगे कि आज ज्यादा विकास क्यों हो गया है, उसके पीछे कारण यही है कि अब विश्व के लेवल पे परस्पर जो निर्भरता है वो बढ़ चुकी है ना, निर्भरता बढ़ चुकी है एक दूसरे की। चाहे हम नीतियों की बात करें या फिर बाकी सहयोग समन्वय की बात करें, वो सब बढ़ चुका है, केवल व्यापार तक चीजें नहीं है। सो राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता, तो वैश्विक वातावरण में अगर ये है कि जो सांसदों के बीच के संबंध हैं अगर वह बढ़ रहे हैं, या फिर अगर इंडिया की पार्लियामेंट और बाकी देशों की जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट के मेंबर, आप देखेंगे कि आईपीओ की बैठक होती रहती है ना। जो अंतर संसदीय संघ है उसकी जो बैठकें हैं, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, उसकी बैठकें होती रहती हैं और उसमें लगभग 179 देशों के जो सांसद है वह शामिल है, दुनिया भर के जो सांसद हैं वह शामिल हो जाते हैं। और उसमें ये देखते हैं कि देश में या विश्व में शांति व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए हम कैसे लॉ बनाए, कैसे नियम बनाए, है ना, किस तरह। जैसे कि आप देखोगे कि हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा, मेरा कल था शायद, कल इस तरह का कुछ आया, नियम आया कि फ्रांस जो है वह पहला ऐसा देश बना जिसने कि गर्भपात को जो है, अबॉर्शन है, उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया, है ना। तो क्या है कि अब क्या बाकी देशों की संसद क्या उसको सपोर्ट कर रही है या फिर बाकी देशों की संसद उसको अपोज करे, तो कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप है वह बना रहता है और इस तरह की जो नीतियां है बेसिकली वह बनती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट है, यह जरूरी है कि सांसद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाए और दुनिया के समक्ष जो भी चुनौती है उनको अवसर में बदलने के लिए मिलकर काम करे, शांति और समृद्धि के लिए साथ में आए। तो ये सारा काम जो है वह इस तरह के जो संसदीय समूह है बेसिकली वह करते हैं। ठीक है, साथ ही देखो ये कहा जाता है कि आज जब पूरा विश्व एक समस्याओं से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है, तब इनकी जो भूमिका है वह और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तब अंतर संसदीय समूह की जो भूमिका है वह और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आधुनिक विश्व में जो समस्याएं हैं, है ना, इन समस्याओं के समाधान के लिए जो आईपीजी जैसे संस्थान है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि मान लो आज एक देश के समक्ष कोई पर्टिकुलर चैलेंज है, कोई नीति को लेकर जो चुनौती है, ये आज एक देश के समक्ष है, पर ये कल दूसरे देश के भी सामने यही चुनौती होगी। एक देश के समक्ष है
तो कल बाकी देशों के सामने या जो अन्य देश हैं अन्य देशों के सामने यही चैलेंज या चुनौती होगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो अब यूपीएससी का जो एक स्टूडेंट है, तो जो प्रॉब्लम है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को रही, स्टूडेंट को रही, वो समझ सकता है ना कि दूसरे के सामने ये चैलेंज होगा, या हो सकता है वो चैलेंज उसने अभी फेस किया, दूसरा वाला थोड़े समय भी टाइम करे। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो एक प्रोसेस है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आज इस देश में है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर इस देश में है, आप देखो कि कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा लॉ आता है, कोई ऐसा ह्यूमन राइट है, तो सभी सदस्य देश जो है या फिर सभी देशों की पार्लियामेंट उसको लेके कुछ कुछ जो प्रावधान है वह कर देते हैं। जैसे कि आज हमने बात की कि फ्रांस ने अगर अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन राइट में शामिल किया, तो मे बी ये पॉसिबल है कि बाकी देशों की संसदों में भी इसको लेके कुछ प्रावधान आए। जैसे कि आप देखेंगे कि जब समलैंगिक विवाह की बात चल रही थी, तब कई देशों की संसदों ने एक साथ इस मुद्दे को उठाया था। तो ये सारी चीजें क्या है कि आज एक जो चैलेंज किसी एक देश के सामने है, वही चैलेंज दूसरे देशों के सामने भी होगा। तो बेसिकली क्या है, आवश्यकता क्या होगी कि विभिन्न संसदों की जो कड़ी है बेसिकली वह बना दी जाए। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, अगर संसदें आपस में जुड़ी हुई हैं, संसदों की कड़ी बना दी जाए, और इस कड़ी से क्या होगा, विचार विमर्श करना, समस्याओं का हल निकालना, ये सारी चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आप देखेंगे कि भारत का कोई प्रतिनिधि, जो सदस्य संसद का प्रतिनिधि मंडल है, वह दूसरे देश में गया। जैसे कि देखो, आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं गए और साइन करके आ गए, आपको केवल यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाई दे रही है, एक समझौता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस तरह के जो संसदीय समूह है और भी जो कई ग्रुप्स हैं, वो 2-2 महीने पहले वहां पे बैठते हैं, जानते हैं कि हम कौन सी नीति किस देश के साथ बना रहे, ये हमारे किन किन एरियाज को इफेक्ट करेगी, कैसे इफेक्ट करेगी। प्रधानमंत्री तो गए क्योंकि जो है सरकार के प्रमुख है, तो वो तो गए, साइन करके आ गए। हमें उनका वो दौरा दिख गया कि आज फ्रांस के साथ उन्होंने ये दौरा किया, आज रशिया के साथ उन्होंने ये दौरा किया, आज अमेरिका के साथ उन्होंने समझौता किया। तो तिराना के साथ कहा है, तिराना किसकी कैपिटल है, हाल ही में चर्चा में रहा। तो आखिर क्या है कि हमने ये केवल एक न्यूज देखी, हमने केवल एक समझौता देखा जिस पे हस्ताक्षर किए, चूंकि वह सरकार का प्रमुख है, वो जा रहा है हस्ताक्षर करके आ जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी हमारे इस तरह के प्रतिनिधि मंडल जो है वह कई कई महीने वहां पे रहते हैं, और वो उनके साथ, उन देशों के साथ समन्वय बैठाते हैं, उनके सांसदों के साथ बातचीत करते हैं, बैठकें करते हैं, दस्तावेजों को तैयार करते हैं, पूरा विवरण तैयार करते हैं, उसके बाद जो कोई पर्टिकुलर नीति हम किसी देश के साथ साइन कर रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है बेसिकली कि ये जो विभिन्न विदेशों के जो सांसद हैं, वे सभी आपस में मिलना, उन सभी में आपस में जो बातचीत है वह होती रहती है। इस तरह के जो संसदीय समूह है वो एक और इसलिए, जैसे कि हम अंतर संसदीय संघ की बात करें, तो अंतर संसदीय संघ में क्या है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच के जो सांसद हैं वो सब शामिल हैं, सदस्य जो है वे शामिल हैं। तो आईपीजी क्या है, उसका एक माध्यम है, उसका एक अंग की तरह काम कर रहा है ना। जो हम यहाँ पे भारतीय संसदीय समूह जो है वो अंतर संसदीय समूह आईपीयू है ना, आईपीयू जो है इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, उसका एक अंग की तरह है। सो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब भी कुछ इस तरह के समझौते होने हैं, तो जो आईपीजी के सदस्य हैं बेसिकली वह जाते हैं और संधि समझौता जो है बेसिकली वह करते हैं। तो ये एक माध्यम बनता है ना, ये क्या है, एक माध्यम बनता है। चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो आईपीजी है आखिर इसका जो गठन है वह कैसे होगा। जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट 2022, ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट 2022, पब्लिक एंगेजमेंट इन द वर्क ऑफ पार्लियामेंट। जानते हो ये कहां से है? आगे हम जो आईपीयू की बात कर, वैसे चीजें जुड़ी हुई हैं इसलिए मैं आपको सब एक साथ पढ़ा दे रही हूँ। आगे जब हम आईपीयू की बात करेंगे, दैट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, अंतर संसदीय संघ। सो इसमें लिखा है, इसका मेन मोटो क्या है, फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन, है ना, लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र जो है वह सभी के लिए हो। तो बेसिकली
डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना, डेमोक्रेसी के लिए जो पार्लियामेंट है वह स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके लिए विश्व में जो आईपीयू है वो अंतर संसदीय जो संघ है ये प्रयास कर रहा है। आईपीयू अंतर संसदीय संघ, अंतर संसदीय संघ है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को बढ़ावा देना। विभिन्न सदस्य देश जो भी इसमें शामिल है उन सभी सांसदों, उन सभी सदस्य देशों की सांसद जो हैं उन सभी में ये एक बेसिकली एक मैसेज देना कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा? ये एग्जामिन करेगा। ये जो रिपोर्ट हमने देखी ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, कौन जारी करेगा? तो आईपीयू जारी करेगा। एंड जैसे कि हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है वह देखता है कि आखिर एग्जामिन करता है पब्लिक एंगेजमेंट इन द वर्क ऑफ पार्लियामेंट, लोगों की जो भागीदारी है बेसिकली वह क्या है पार्लियामेंट में। और साथ ही ये रिकॉग्नाइज करेगा कि जो आज हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं विश्व स्तर पर, विश्व की सभी जो संसद है, जो भी विधायी अंग है, जो भी वहां विधि निर्माण का कार्य कर रहे हैं, वो जिस भी तरह के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए, है ना। उसको क्या किया जाए? एड्रेस किया जाए। और विश्व को बदलने में जो इस तरह के नियम जरूरी हैं हम उन पे कदम उठा सके, हम उन नियमों को बना सके, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। चलिए, तो अंतर संसदीय संघ की बात के पहले मैं आपको बताती हूं कि आखिर जो भारतीय संसदीय समूह है, ठीक है, ये क्या करते हैं। तो भारतीय संसदीय समूह को पहले हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखो 3 बातें जो है वह कही गई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भारतीय संसदीय समूह होंगे, ठीक है, उनको हम आईपीजी कहेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्ट के संदर्भ में वो आईपीयू है, और एक और होगा जो कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ होगा। चलिए, तो अभी हम सबसे फर्स्ट भारतीय संसदीय समूह की बात कर रहे हैं। इंडियन, आप देखेंगे गवर्नमेंट की साइट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की साइट का ही ये बेसिकली फोटो है। सो इंडियन पार्लियामेंट्री, अगर आप ग्रुप की बात करेंगे आपको सीधा दिखाई दे जाएगा, और उस पर आपको अबाउट अस में कुछ इस तरह की बातें जो है वह पढ़ने को मिलेगी कि भारतीय संसदीय समूह जो है वह अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय समूह की मुख्य शाखा के रूप में काम कर रहा है। तो ये किसकी शाखा के रूप में? एक तो राष्ट्रमंडल संसदीय समूह और अंतर संसदीय संघ, है ना। इन तीनों की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये बातें हम बाद में करेंगे। अभी केवल ये समझो कि जो संसदीय समूह है वह आईपीयू और सीपीए जो है बेसिकली इसकी एक शाखा के रूप में कार्य करेगा। विभिन्न बहुस्तरीय संसदीय मंचों पर प्रतिनिधि मंडल और विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से यह समूह संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी हेतु, एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाएगा। तो भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच में एक कड़ी का जो काम है वह ये आईपीजी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब कुछ नोट्स बनाते हैं हम। भारतीय संसदीय समूह, भारतीय संसदीय समूह, भारतीय संसदीय समूह, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट तो ये जानो इसकी स्थापना जानते हो कब की गई थी? इसकी स्थापना किस आधार पर की गई थी? क्या संविधान में कोई ऐसा प्रावधान है? किस तरीके से, क्या कोई एक्ट पारित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा 1949 में बेसिकली इसकी स्थापना की गई थी, और एक स्वायत्त निकाय है, एक क्या है, एक ऑटोनॉमी है इसको, कुछ मामलों में स्वायत्त निकाय है। सो संविधान सभा के आदेश के द्वारा बेसिकली इसका जो गठन है, संविधान सभा के प्रस्ताव के द्वारा ही इसका जो गठन है वह किया गया था। अब बात आती है कि इसमें मेंबर, इस समूह में सदस्य आखिर कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन जो सदस्य हैं वह इसका हिस्सा होंगे। तो याद रखना कि संसद सदस्यों में शामिल होंगे जो भी सांसद हैं, सभी सांसद, सभी सांसद सदस्य, ऐसे सांसद जो वर्तमान में नहीं है पर पहले रह चुके वह भी इसका हिस्सा होंगे, सभी सांसद सदस्य, ठीक है। इसका जो हिस्सा है बेसिकली वह बन सकते हैं, हर सदस्य बन सकता है, इवन भूतपूर्व दैट मीन्स जो वर्तमान में नहीं है बट पहले रह चुके हैं, है ना। तो भूतपूर्व सांसद भी हिस्सा होंगे,
भूतपूर्व सांसद भी इसका हिस्सा होंगे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि इनका अध्यक्ष कौन होगा, कौन नियुक्ति करेगा, क्या राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, कौन होगा, लोकसभा, राज्यसभा या कोई अलग से चुना जाएगा या कोई पदेन होगा। तो पदेन रूप से जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पदेन रूप से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, यही बेसिकली इसके अध्यक्ष के रूप में जो कार्य है वह करते हैं। और अगर हम यहाँ पे उपाध्यक्ष की बात करें, वाइस चेयरमैन कौन होंगे, तो एक तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तो इसके पदेन अध्यक्ष है, लोकसभा के जो वाइस चेयरपर्सन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, है ना। ये क्या होंगे, ये इसके उपाध्यक्ष होंगे और ये भी पदेन रूप से होंगे। एक महासचिव भी होगा, तो जो लोकसभा का महासचिव होगा वही पदेन रूप से भारतीय संसदीय समूह का भी पदेन महासचिव होगा। अब हम इसके अगर कुछ उद्देश्यों की बात करें कि आखिर जो संसदीय समूह है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वह क्या है, तो कुछ उद्देश्यों की हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला तो उद्देश्य क्या है कि जो सांसद सदस्य हैं उनके बीच में संपर्क बढ़ाना, सांसद सदस्यों के बीच में संपर्क समन्वय को बढ़ाना, है ना, संपर्क को बढ़ाना। दूसरा है इसमें कि जो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं उस पर अध्ययन करना, सार्वजनिक महत्व के मामलों पर अध्ययन करना। इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं, अब ये समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं। ये समस्याएं राजनीतिक भी हो सकती हैं, ये समस्याएं आर्थिक भी हो सकती हैं और ये सामाजिक भी हो सकती हैं। इनका सॉल्यूशन निकालना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना। तो ये जो समस्याएं हैं बेसिकली इनके सॉल्यूशन के लिए प्रयास करना, ये भी इसका लक्ष्य होगा। इसके अलावा अन्य देशों से संपर्क बनाना, और क्या काम होगा, अन्य देशों के साथ, अन्य देशों से संपर्क बनाना। बेसिकली वो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, वो नियम किस तरीके से बनाते हैं, कई ऐसी मेथड्स होती हैं, हो सकता है कुछ डिफरेंट मेथड्स हो, कुछ हमें सीखने को मिले। तो यही सारे जो काम है इस तरह के जो समूह है वह करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनके मेन उद्देश्य होंगे। अब देखो ये कार्य क्या करेंगे, तो कार्य के रूप में जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहला काम तो इनका ये है कि विदेशों के साथ, है ना, या फिर जो बाकी सांसद हैं, बाकी संसद है, बाकी विश्व के जो भी विधानमंडल है उन सभी के साथ एक संबंध बनाना, ताकि हमें बाकी सारे जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमें, और ये करेंगे कैसे, इस तरह के मिशन, पत्राचार करेंगे या फिर दस्तावेजों का आदान प्रदान करेंगे, कुछ रिपोर्ट सौंप देना, है ना, कुछ सिफारिशें सौंप देना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करते रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि चाहे अंतर संसदीय संघ हो या फिर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ हो, इसकी मुख्य शाखा के रूप में बेसिकली ये काम करता है। तीसरा है इसमें कि बेसिकली जो संसद सदस्य है, जैसे कि भारत दौरे पर कोई विदेशी राजनायक आया हुआ है, आप देखेंगे ना कुछ ऐसे डेलीगेट्स जो है वे आते रहते हैं, या फिर विदेशी राजनायकों का ही कोई कॉन्फ्रेंस है, तब क्या है, इस तरह के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें संबोधन करना, वार्ताओं को आयोजन करना, ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके। संसदीय विषयों पर कॉन्फ्रेंस करना, जैसे कि संसद का कोई विषय हो गया, अब मान लीजिए हम संसद के किसी विषय में नीति निर्माण की ही बात करें, या वर्तमान समय में किस तरह से हम डिजिटल संसद की तरफ सब बढ़ रहे हैं, तो हम डिजिटल के ऊपर कोई वार्ता कर लें, डिजिटल संसद के ऊपर हम कोई वार्ता कर लें। जैसे कि ये मुद्दा काफी चला, जैसे कि अब आप देखेंगे कि भारत का जो बजट है पहले जो है वह थैले में आता था, अभी भी आ रहा है, लेकिन अब जो वो टैबलेट है ना, अब जो उसको
आप उससे देख रहे हैं। तो अभी क्या डिजिटल बजट आने लगा है, तो जब बाकी देशों की भी संसद इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वह फॉलो करते हैं। अब जैसे कि एक सुझाव दिया जाता है, जो मैंने आपको मेंस का एक क्वेश्चन बताया कि क्या वर्तमान में जो सांसद सदस्य हैं उनकी भूमिका डिक्लाइन हो रही है। तो विभिन्न देशों के जब हमने दौरे किए, विभिन्न देशों के जब हमने कार्यशैली को देखा, तो हमने ये पाया कि वहां की पार्लियामेंट, अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, उनके कुछ कुछ डेज फिक्स हैं कि इतने दिन तो हम बैठ के करेंगे ही करेंगे। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत की संसद का क्या है, आप देखेंगे कभी हो रही हैं बैठकें, कभी नहीं हो रही हैं। एक एक बैठक पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, देश का रुपया है, लोगों का रुपया है, टैक्स का रुपया है, लेकिन जो सांसद सदस्य हैं वह क्या कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से किसी नीति पे बात भी नहीं कर पा रहे। चाहे आप उनकी यहाँ पे ये देखो कि वो उतने कार्यकुशल ही नहीं है, ना विधेयक पारित हो रहे हैं ठीक तरीके से, ना नीतियों को जो लागू किया जा रहा है, ना उनके सभी पक्षों पे पहलू किया जा रहा है, ना उनके सभी पक्ष जो है या पहलू उन पे विचार किया जा रहा है। तो संसद की भूमिका अगर डिक्लाइन हो रही है तो इस तरह की चीजें क्या, जैसे कि इसमें एक भूमिका आगे हम जब उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे तब न्यायिक सक्रियता की बात करेंगे, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जो कार्य नीति बनाने का करना चाहिए था संसद को, वो कार्य अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये मामला गलत दिख रहा है, इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, उसको सौंप। ये काम तो संसद को, कार्यपालिका का होना चाहिए था, बट ये एग्जीक्यूटिव का काम जुडिशरी कर रही है, तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे निपटा जाए, ये सारे काम जो है वह भारतीय संसदीय समूह के होंगे, है ना। तो यहाँ पर एक बात और याद रखो कि जैसे कि विदेश जाते हैं इस तरह के संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो है, कि मान लीजिए 11 लोगों का, 50 लोगों का, जितने भी लोगों का जाना है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी डिसाइड हुए, तो नंबर ऑफ मेंबर्स क्या किया जाता है कि भारतीय संसदीय, भारत का जो संसदों का प्रतिनिधि मंडल है उसको विदेश दौरे पे भेजा जाता है ना। लेकिन ये प्रतिनिधि मंडल में वही सदस्य शामिल होंगे जो कि आईपीजी के सदस्य भी हो चुके हैं। तो कई इस तरीके के प्रावधान भी इसमें किए जाते हैं। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, जैसे कि अगर आपने प्रणब मुखर्जी का नाम सुना, कौन थे ये, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1997 से 1998 में तीसरा और चौथा एक पुरस्कार दिया गया श्री प्रणब मुखर्जी और श्रेयस जयपाल रेड्डी को। और ये जो पुरस्कार दिया गया इसको कहा जाता है उत्कृष्ट संसद पुरस्कार। उत्कृष्ट संसद पुरस्कार, है ना। ये पुरस्कार दिया जाता है कि जो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, जो सांसद अच्छा काम करते हैं, बेसिकली हर वर्ष ये दिया जाता है। 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का गठन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और ये पुरस्कारों के लिए नामों को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आईपीजी जो है, आईपीजी के निर्णय अनुसार, भारतीय संसदीय ग्रुप है ना, आईपीजी के निर्णय के अनुसार 1995 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार का गठन किया गया था। पहला और दूसरा देखेंगे, पहला 95 में दिया गया था श्री चंद्रशेखर को, और सोमनाथ चटर्जी को 96 में दिया गया, ठीक है। उसके अलावा 1999, 2001 और 2 के लिए 5वां, 6वां, 7वां दिया गया। अब जैसे कि मनमोहन सिंह जी को भी मिल चुका है ना, एल.के. आडवाणी को भी मिल चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली भी इस तरह के जो नाम हैं, आप बताइए मुझे कि अभी अगर हम देखें कि 21, 22 के लिए या 23 के लिए किसको दिया गया उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार, है ना। तो जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, ऐसे कौन है बताइए जरा। तो अब देखो, अब आगे हम एक और ग्रुप की बात करेंगे, छोटा सा है ये तो, दैट इज पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, संसदीय मैत्री समूह, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप, है ना, फ्रेंडशिप ग्रुप। अब ये फ्रेंडशिप ग्रुप क्यों होते हैं, पहले आओ मैं एक क्वेश्चन पूछती हूं। भारतीय संसदीय समूह के संबंध में निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुनें। भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, संविधान सभा के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। हमने इस बात को पढ़ा कि 1949 में किया गया था, फर्स्ट सही है ना। सेकंड की बात करते हैं, यह भारत की संसद और विश्व की संसद के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह 2 देशों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संपर्क बनाने का काम करेगा, ये इसका काम नहीं होगा, बल्कि ये फ्रेंडशिप ग्रुप्स जो है वह इस तरह के बनते हैं, संसदीय मैत्री ग्रुप कह दें, संघ कह लें, है ना।
तो ये बेसिकली संसदीय मैत्री समूह का काम है, जो कि दो देशों के बीच में राजनीतिक आर्थिक संपर्क को जो है वह बनाता है। तो यहाँ पर हम बस इसी संसदीय मैत्री समूह की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपर्क बनाना और जो भी संसदीय गतिविधियों से संबंधित मुद्दे हैं उसके बारे में सूचना और जो अनुभव है बेसिकली वह आदान प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर हमें अन्य देशों के साथ संबंध जो है, मैत्री संबंध बनाने हैं, उसके लिए इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वह बनाए जाते हैं, है ना। इसमें भी संसद के जो मौजूदा सदस्य हैं वह इसमें शामिल होंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं बेसिकली वह नियुक्ति करेंगे। तो जो भी इस तरह के समूह बनेंगे, मैत्री समूह, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन कर रहा है? लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ऐसी परिस्थितियां देखना कि क्या आखिर चैलेंजेस, उन परिस्थितियों पे कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे सहयोग हो, कैसे सांसदों के बीच में वार्ता कराना, विशिष्ट संगोष्ठियां, काम लगभग सब वही होगा, है ना, जो कि जैसे कि अंतर संसदीय समूह कर रहा है, बस कुछ चीजें जो है वह सीमित हो गई। ठीक है, क्या अनुभव है, विचार विमर्श क्या है, सदस्य देशों के बीच में संबंधों को बढ़ाना, तो केवल आईपीजी नहीं बल्कि इस तरह के जो पीएफजी ग्रुप्स हैं, मतलब पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स, वह भी काम करते हैं। अब हम चलते हैं आईपीजी और आईपीयू की बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, तो संसदीय मैत्री समूह की अगर हम बात करेंगे तो इसके कुछ कार्य लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए, आप इसको पढ़ लेंगे। आगे हम देखते हैं अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब ये क्या है? तो अब ये भारत देश का नहीं है, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अभी तक हम भारतीय संसदीय समूह की बात कर रहे थे तो वो तो हमारे सारे सांसद उसमें शामिल थे, बट अब जब हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात करेंगे, है ना, तो याद रखना कि ये बेसिकली अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1889 में पेरिस में की गई थी और स्थापना फ्रांस के फ्रेडरिक पेसिये और यूके के विलियम रेंटल क्रेमर हैं, उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में इसमें 179, वर्तमान में कितने? 179 आईपीयू के सदस्य देश है। ऑफ कोर्स भारत भी इसका सदस्य है। है ना, भारत भी जो है वह इसका आईपीयू का सदस्य है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जो भी संसदीय संवाद हैं उसको बढ़ावा देना है, लोगों के बीच में शांति, सहयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए कार्य करना, लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ाना। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देना, विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतांत्रिक प्रथाओं को मजबूत करना, लोकतांत्रिक तरीके से शासन पद्धतियां चले, जिम्मेवार सरकार बने, नागरिकों की आवश्यकताओं, नागरिकों के प्रति जिम्मेदार सरकार रहे, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, गुड गवर्नेंस को फॉलो करे, उन सभी नीतियों के लिए अंतर संसदीय समूह बना हुआ है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र क्या है? सभी के लिए हो, है ना, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, ये इसका मोटो है। हमने देखा कि ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट 2022, तो जो भी जैसे कि अभी न्यू रिपोर्ट मान लीजिए आती है, और न्यू रिपोर्ट्स ये कहती है, न्यू रिपोर्ट्स के कुछ डेटा ये कहते हैं कि अगर हम वर्तमान में देखें तो जिस तरीके से जो पूरा विश्व है वह बदल रहा है, उस बदलते हुए विश्व में संसद को भी जरूरी है कि वह अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करे, है ना। अच्छा, ये बताओ कि जब कभी संस्थाओं को भी तो साथ, जैसे कि आज हम केवल छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे, खैर छोटा सा नहीं, काफी बड़ा एग्जाम्पल है, कि जैसे कि अभी वर्तमान में आवश्यकता थी ऑनलाइन एजुकेशन की, है ना, समय के साथ डिजिटल हो जाने की, ऑनलाइन एजुकेशन। तो आप देखेंगे चाहे कॉलेजेस हो, चाहे आपके कुछ कंपटीशन एग्जाम्स हो, सभी तो नहीं, कुछ कंपटीशन एग्जाम्स हो, तो ये कैसे हो गए? ऑनलाइन की तरफ आ गए। तो समय की आवश्यकता थी, समय की आवश्यकता के अनुसार इन्होंने सुधार कर लिया। वैसे ही अगर हम पार्लियामेंट की बात करें कि अभी वर्तमान में डिजिटल संसद की ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। वर्तमान में क्या ज़रूरत है? तो वर्तमान में ज़रूरत है कि आप जो है वह समय के साथ डिजिटल हो जाए। अब आप प्रतिनिधि मंडल ना भेजें, फिजिकली आप प्रतिनिधि मंडल ना भेजें, बल्कि आप क्या कर लें? वेबिनार टाइप के कर लें। आप क्या कर लें? वेबिनार टाइप के कर लें। जैसे सेमिनार तो प्रत्यक्ष रूप से, वेबिनार जो वेब हो जाते हैं, इंटरनेट आधारित हो जाते हैं ना, तो आप इस तरीके से भी जुड़ जाएं। तो जो समय की आवश्यकता है उसके अनुसार चलना, जो पार्लियामेंट है इसके अनुसार, मतलब हर एक संस्था, हर एक, जैसे कि अगर हम स्टूडेंट लेवल पे भी बात करें तो आज स्टूडेंट को किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है कि वह ये जो उसको एक ओशियन दिख जाता है कि अब यूट्यूब पर इतनी ढेरों वीडियोस, इतनी क्लासेस, इतनी चीज़ें अवेलेबल है, किस चीज़ को आप
करोगे। थोड़ा सा लिमिट होने की तो जरूरत आपको भी है। तो जैसे जैसे समय की डिमांड होगी वैसे वैसे हमें खुद को बदलना, खुद को रिफॉर्म करना होता है। तो देखो अगर हम देखें तो 6 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें कि ये वर्क करेगा, जैसे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, शांति सुरक्षा, सतत विकास, मानवाधिकार, राजनीति में महिलाएं, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति। अब राजनीति में महिलाएं, अब देखो अगर मैं इससे मेंस का क्वेश्चन बनाऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वर्तमान में भारत में किया गया जो 106वां संविधान संशोधन है, क्या वह आईपीयू के क्षेत्र में या आईपीयू के द्वारा निर्धारित किया राजनीति में महिलाओं की भूमिकाओं से कितना सतत है, कितना संगत है, मतलब कितना रिलेट करता है। लिखना आपको वही बात है, बस इन्होंने क्वेश्चन को टफ कर दिया। अब आपने आईपीयू पढ़ा नहीं था, आप सोचोगे कि अरे ये आखिर अंतर संसदीय संघ आईपीयू ये क्या लिखा हुआ है, तो आपको लिखना वही था कि हाँ महिलाओं की भूमिका, चूंकि हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना है कि अगर हमें पार्लियामेंट में सभी का बेसिकली एक प्रतिनिधि, सभी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो अगर आधा वर्ग या फिर विश्व में अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो इन्हें भी तो बात भी सही है, बात भी सही है ना। यहाँ पे बात जेंडर जस्टिस की छोड़ दी जाए, अगर हर एक कम्युनिटी, मान लीजिए कोई कम्युनिटी 10% है तो वहां पे 10% जो पुरुष है वो अपना अधिकार ले लेगा, लेकिन अगर इस विश्व में 50% भी आबादी अगर महिलाओं की है, क्या वह अपना अधिकार समाज में या जगह पर ले पाई? नहीं ले पाई, है ना, नहीं ले पाई। इवन इतिहास के पन्ने भी खाली है उसके नाम से। कहा जाता है कि अब जो, अच्छा फेमिनाइन की जब हम बात करते हैं तो फेमिनाइन का जो अवधारणा है वह ये कहता है कि चूंकि विश्व में समस्याएं उठाने के लिए पुरुष बैठा हुआ है ना, समस्या, और वो केवल अपनी समस्या उठाना जानता है। अगर महिला नहीं है तो एटिकेट अटेंशन महिलाओं की समस्याओं को नहीं मिल सकता। उसके लिए जरूरी है कि वह क्या करे, उस जगह पर आए जहां से उस प्रॉब्लम्स को वह सॉर्ट कर सकती है। तो महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए पार्लियामेंट में या नहीं होनी चाहिए? यूपीएससी ने लास्ट क्वेश्चन पूछा था बच्चों की, हायर जुडिशरी की अगर हम बात करें, हायर जुडिशरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? यूपीएससी ने एक सीधी सी लाइन लिखी है, जितना सिलेबस को समझोगे बच्चों उतना ही चीजों को समझ पाओगे। सिलेबस में सीधी लाइन लिखी है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान, या अगर पॉलिटी में लिखा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो वो प्रतिनिधित्व संसद में भी हुआ, वो प्रतिनिधित्व चाहे हम कार्यपालिका की बात कर लें, चाहे वो प्रतिनिधित्व हम स्थानीय सरकार की बात कर लें। क्वेश्चन आ चुका है कि स्थानीय सरकार में महिलाओं की भूमिका का मतलब 73-74वां जो संविधान संशोधन है उसने सीमित प्रभाव ही डाला पितृसत्तात्मकता। क्यों? क्योंकि अभी भी बनी तो है पत्नी ही, लेकिन सरपंच जो पति है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, जो पति है वह सरपंच बना है, सरपंच पति। तो पितृसत्तात्मक पर जो है वह एक बहुत ही हम कहेंगे सीमित प्रभाव डाला। क्वेश्चन आया नहीं आया? हायर जुडिशरी को लेके आया गया, पार्लियामेंट बचा है, और इस बार 106वां संविधान संशोधन। तो बताओ कहाँ की संभावना ज्यादा है? मेंस में ये लाइन लिखी हुई है, तो संभावना ज्यादा है कि सांसदों की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में महिलाएं कहाँ पे हैं। बस इसी तरीके से मेंस आंसर राइट है आपको करना है। अब देखो यार, इसके अलावा आ जाए कि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो आईपीजी है या फिर आईपीयू है, ये सब क्या काम करेगा? आप बताइए कि किस तरह से बैठ के करेगा, अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, यही सारी चीजें। एक दो अगर इस तरह के आपको कुछ रिपोर्ट्स याद है, कुछ इंडेक्स याद है, ये आपने लिख दिया। वर्तमान समय की आवश्यकता डिजिटल होने की, आपने वो लिख दिया। तो बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग जानते हो कब पॉसिबल है? जब आप चीजों को इंटरलिंक कर रहे हो। कभी भी मेंस आंसर राइटिंग ऐसी नहीं होती कि आपने केवल आईपीयू पढ़ा उसके बारे में आप जानते हैं, सैद्धांतिक रूप से आप उसकी सारी बातें जानते हैं कि यहाँ गठन होता है, इतने सदस्य होते हैं, ये इसके काम है, बट आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। एंड देन जब आप कोरिलेट नहीं कर पाते, आप एबल नहीं है कि आप आंसर लिख पाओ। सो आंसर लिखने के लिए क्या जरूरी है? आपको इंटरलिंकिंग आती है, आपको समझ में आता हो कि यार ये मेंस में लिखा हुआ है, यहां से प्रश्न आने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है ना। चलो आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल संसदीय समूह की। राष्ट्रमंडल संसदीय समूह ये क्या है? अगर हम सीपीए की बात करें तो इसमें 53 है ना, 53 सदस्य देशों के और 180 से ज्यादा राष्ट्रीय, राज्य, प्रांत और क्षेत्र के जो सांसद हैं, और लगभग 17,000 से ज्यादा सांसद और संसदीय कर्मचारियों का एक संघ है। तो इसमें देश कितने हैं? सीपीए में 53। राष्ट्रमंडल का मतलब क्या है? लगभग 53 हम देखें तो इसके सदस्य देश हैं, 53 इसके सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बात हो रही है, ठीक है, सीपीए की बात हो रही है। और इसमें बेसिकली
इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो मेन लक्ष्य हम देखेंगे कि जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के ज्ञान को बढ़ावा देना। तो मेन इसका लक्ष्य यही है कि संसदीय लोकतंत्र को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, संसदीय लोकतंत्र को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली उन सभी देशों के बीच में जहां पर संसद किसी न किसी रूप से कार्य कर रही है, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, आखिर इन सभी का लक्ष्य एक ही है। जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, चाहे हम यहाँ पर आईपीजी की बात करें, आईपीयू की बात करें, सीपीए की बात करें, सभी का एक ही लक्ष्य है। या फिर इस तरह के हम मैत्री समूह की बात करें, जो फ्रेंडशिप ग्रुप्स हैं, सभी का वही काम है कि कैसे पार्लियामेंट को जो बेटर है वह किया जाए। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ ऐसे काम करेगा जैसे कि ये भी सम्मेलन संगोष्ठियां करवा रहा है, ठीक है, ये कुछ कुछ प्रकाशन कर रहा है, जैसे कि द पार्लियामेंट रिपोर्ट है या फर्स्ट रीडिंग है, ये सारी रिपोर्ट, सूचना देना, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को जो है वह शेयर करना, परिचय कराना, एक दूसरे के यहाँ मतलब जो सदस्य देश है उनके यहाँ आना जाना, अपने प्रतिनिधि मंडल भेजना, संसदीय सुविधाएं क्या हो सकती हैं, संसद में किस तरह के शिष्टाचार एक संसद सदस्य को करने चाहिए, वो सारी चीज़ें है ना, यात्रा की सुविधाएं देना। तो ये सारी बातें इसमें शामिल होंगी। तो हमने आज की क्लास में जाना संसदीय सदस्य, बहुत जो इम्पोर्टेंट था मेंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें भी हमने देखी। लास्ट मैंने संसदीय समितियों से आपको क्वेश्चन बताया कैसे आ सकता है ना, संसदीय समूह क्या है। थोड़ा सा अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजन आपका क्लियर होगा। देखो जैसे कि कभी भी आपको, अब नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बार वेबसाइट को आज विजिट करना। आप देखेंगे, आप उसके होम पे जाएंगे तो होम पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या तो होम या फिर अबाउट अस में, हाँ ना माफ कीजिए, अबाउट अस में है ना, मतलब अबाउट अस हिंदी में आप यहाँ पे लैंग्वेज पे चेंज करने का ऑप्शन आता है समटाइम्स, आप देखेंगे राइट साइड में, तो आप अबाउट अस देखेंगे तो मेन आ जाएगा कि आखिर ये जो पर्टिकुलर मतलब जो भी वेबसाइट ओपन हो रही है उस वेबसाइट का मेन क्या है, ठीक है, क्या उद्देश्य, कब स्थापना की गई है। तो ऐसे थोड़ा सा देखते रहा करो। मुझे लगता है स्मार्टफोन तो आप सभी के पास है जितने भी। तो एक क्वेश्चन हमने देखा, मैत्री समूह की बात की, अंतर संसदीय संघ, एक ग्लोबल पार्लियामेंट रिपोर्ट की बात की। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, है ना। आई होप कि आप सभी को क्लास समझ आई होगी। सो अब हम मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में 6 बजे। थैंक यू सो मच।